आज हम मूल विधि यानी बेसिक लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने जा रहे हैं। यह है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। आज इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इसकी धाराएं क्या हैं, इसमें दंड क्या है और सभी जरूरी तथ्य समझेंगे। यह विषय खासकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और जो पुलिस भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसके परिचय और उद्देश्य से शुरू करते हैं। आखिर ये अधिनियम है क्या? देखिए, आसान शब्दों में यह समाज में दहेज लेने और देने की जो कुप्रथा है उसको रोकने के लिए बनाया गया एक कठोर कानून है। इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वह है दहेज के लेन देन को अवैध यानी इल्लीगल और एक दंडनीय अपराध मतलब पनिशेबल ऑफेंस घोषित करना। एक बात सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए, इस कानून के मुताबिक टेकिंग एंड गिविंग ये दोनों ही क्राइम्स हैं। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। सर एक मिनट, इसका मतलब लड़की वालों का दहेज देना भी जुर्म है? बिल्कुल, यही इस कानून की सबसे अहम बात है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ लेने वाला दोषी है, पर सेक्शन 3 बिल्कुल साफ कहता है कि लेना और देना दोनों बराबर के अपराध हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि एग्जाम के लिए इसमें से क्या सबसे जरूरी है। देखिए, इस एक्ट से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको 3 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला, अलग अलग अपराधों के लिए सजा की अवधि क्या है। दूसरा, जुर्माने की राशि कितनी है। और तीसरा, इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं। ये फैक्ट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं। अब आते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, यानी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस कानून की यात्रा अचानक शुरू नहीं हुई। ये 1959 में शुरू हुई थी, जब दहेज के खिलाफ एक बिल पहली बार लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन उस समय यह विफल रहा, मतलब पास नहीं हो पाया। तो फिर ये कानून अस्तित्व में कैसे आया? अगर 1959 में फेल हो गया था तो? उसके लिए संसद को एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ी। 6 और 9 मई 1961 को इस बिल पर जो मतभेद थे उनके कारण एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, यानी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन। और ये तथ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के इतिहास का पहला संयुक्त अधिवेशन था। पहला? हाँ, पहला। सोचिए इस समस्या की गंभीरता कितनी थी कि इसके लिए इतिहास में पहली बार जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा। ये सेशन संविधान के आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। ओ, ये तो ऐतिहासिक हो गया। तो इस संयुक्त अधिवेशन का परिणाम क्या रहा? परिणाम ये हुआ कि संयुक्त अधिवेशन में ये बिल पारित हो गया, और जब दोनों सदनों से पारित हो गया तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और आखिरकार ये एक कानून बन गया। तो 1959 का प्रयास 1961 में सफल हुआ। अब आते हैं इस अधिनियम की संरचना पर। इसका एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961। इसमें कुल 10 धाराएं हैं। यह भी याद रखें, इसमें कोई अलग से भाग या पार्ट नहीं है, सिर्फ 10 सेक्शंस। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जम्मू एंड कश्मीर सहित। अब इसकी 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। यह पारित हुआ 20 मई 1961 को और पूरे देश में लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। सर, पारित होने और लागू होने में क्या फर्क है? ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। अच्छा सवाल है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखो, पारित होने यानी पास्ट होने का मतलब है वो तारीख जब पार्लियामेंट से पास होकर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उस दिन वो कागज पर कानून बन जाता है। और लागू होने यानी इन्फोर्स्ड होने का मतलब है वो तारीख जब से वो कानून देश के नागरिकों पर प्रभावी हो जाता है। अच्छा, तो बना 20 मई को और प्रभाव में आया 1 जुलाई से? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस एक्ट की मुख्य परिभाषाओं पर आते हैं। सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1 इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। इसका प्रारंभ यानी लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 1961। और सेक्शन 2 सर, उसमें दहेज को कैसे डिफाइन किया गया है? हाँ, सेक्शन 2 दहेज यानी डाउरी को परिभाषित करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है वो दहेज है। इसमें समय सीमा भी दी गई है। अच्छा, ये विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद कभी भी दी जा सकती है। मतलब टाइम बाउंड नहीं है, शादी के सालों बाद भी? बिल्कुल, वो सभी दहेज के दायरे में आएगा। सर, क्या इसका कोई अपवाद भी है, कोई एक्सेप्शन? हाँ है, एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। मुस्लिम विधि यानी शरीयत के तहत जो मेहर डावर दिया जाता है उसे दहेज नहीं माना जाएगा। ओ, मेहर अलग है।
मेहर पत्नी का एक कानूनी अधिकार होता है, दहेज नहीं। इसलिए ये इस कानून के दायरे से बाहर है। अब आते हैं इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट धाराओं पर, जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। धारा 3, दहेज लेना या देना। ये धारा दहेज के लेन देन पर प्रहार करती है। इसके तहत दहेज लेना, दहेज देना या इसके लिए उकसाना यानी अबेटमेंट करना, ये तीनों ही अपराध हैं। इसकी सजा काफी कठोर है। इस अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष का कारावास है और इसके साथ जुर्माना भी है। जुर्माना है 15,000 रुपए या दहेज की राशि, इन दोनों में से जो भी अधिक हो। तो मांग के लिए अलग से धारा है, अगर कोई सिर्फ डिमांड करे पर लेन देन ना हो? एकदम सही। उसके लिए है धारा 4, दहेज की मांग, डिमांडिंग डाउरी। इसमें अपराध है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहेज की मांग करना। और यह कानून सिर्फ वर या वधू पर नहीं, उनके माता पिता या रिश्तेदारों किसी पर भी लागू होता है जो मांग करता है। इसकी सजा क्या है? इसकी दंड धारा 3 से अलग है। इसके लिए कारावास न्यूनतम 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना 10,000 रुपए तक का हो सकता है। सर, सेक्शन 3 की सजा सेक्शन 4 से इतनी ज्यादा क्यों है? बहुत अच्छा एनालिटिकल सवाल है। इससे पता चलता है कि लॉ मेकर्स एक्शन को, मतलब असल लेन देन को, इंटेंशन यानी सिर्फ मांग से ज्यादा गंभीर मानते थे। मांगना एक बुरा काम है, इसलिए उसकी सजा है, लेकिन असल में लेन देन कर लेना, उस कुप्रथा को अंजाम दे लेना एक बड़ा अपराध है। समझ गई, इसलिए उसकी सजा भी बड़ी है। हाँ, सीधे 5 साल। आगे बढ़ते हैं धारा 4 और धारा 5 पर। सेक्शन 4 विज्ञापन पर रोक लगाता है, मतलब शादी के बदले कोई व्यक्ति संपत्ति या नौकरी का लालच देने वाले विज्ञापन नहीं दे सकता। जैसे अखबार में आते हैं। हाँ, अखबार में या ऑनलाइन कहीं भी, ये प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर सजा 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 15,000 रुपए तक हो सकता है। और सेक्शन 5 कहता है कि करार शून्य होंगे, यानी दहेज लेने देने का कोई भी समझौता या अग्रीमेंट कानूनन शून्य यानी वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी। अब आते हैं धारा 6, पत्नी का लाभ, बेनिफिट ऑफ वाइफ। ये धारा बहुत प्रोग्रेसिव है। लॉ मेकर्स ने सोचा कि अगर किसी तरह दहेज दे ही दिया गया तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? हाँ, वो किसके पास जाएगी? यहाँ सेक्शन 6 एक सुरक्षा कवच देता है। ये सुनिश्चित करती है कि वो संपत्ति पत्नी को ही मिले। इसका क्या प्रोसेस है सर? इसके अनुसार जिसे भी दहेज मिला है उसे वो संपत्ति एक ट्रस्ट के रूप में रखनी होगी और 3 माह के भीतर पत्नी को ट्रांसफर करना अनिवार्य है। अगर इस नियम का पालन नहीं होता तो 6 माह से 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। और अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति का क्या होगा? उस स्थिति में वो संपत्ति उसके वारिसों यानी उसके बच्चों को मिलेगी। अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके माता पिता को मिलेगी, लेकिन वो पति या उसके परिवार के पास नहीं रहेगी। ये इस धारा का सबसे शक्तिशाली पहलू है। अब कुछ कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी धाराएं देखते हैं। धारा 7, अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहला, इन मामलों की सुनवाई महानगर मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट JMFC करेगा। दूसरा, शिकायत कौन कर सकता है? तो इसमें पुलिस रिपोर्ट पर पीड़ित व्यक्ति या उसके माता पिता या फिर कोई मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था, मतलब NGO भी शिकायत दर्ज करा सकती है। अगली है धारा 8, अपराध की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑफेंस। इस एक्ट के तहत अपराध 3 तरह के हैं और ये तीनों शब्द एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, संज्ञेय, कॉग्निजेबल। दूसरा, गैर जमानती, नॉन वेलेबल। और तीसरा, अशमनीय, नॉन कंपाउंडेबल। सर, ये तीनों टर्म्स थोड़े मुश्किल लगते हैं, इन्हें आसान भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल, आसान भाषा में समझो। संज्ञेय मतलब ये गंभीर अपराध है, इसलिए पुलिस को तुरंत एक्शन लेने और बिना वारंट गिरफ्तार करने की पावर है। गैर जमानती मतलब अपराधी को थाने से जमानत नहीं मिलेगी, जमानत पर निर्णय सिर्फ कोर्ट लेगा, ताकि वो आसानी से छूट ना पाए। एकदम। और अशमानिया मतलब कि इसमें पार्टीज आपस में बैठकर समझौता नहीं कर सकती। पीड़ित चाहकर भी आपसी समझौते से केस वापस नहीं ले सकता, मामला कोर्ट में ही फैसले तक जाएगा। अच्छा, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? नहीं। आगे है धारा 8A और 8B। सेक्शन 8 में है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये इस कानून का सबसे अलग और शक्तिशाली प्रावधान है। सिर्फ पर नॉर्मल केसेस में तो जो आरोप लगाता है उसे साबित करना पड़ता है ना? एकदम सही। सामान्य कानून में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है, पर यहां उल्टा है।
इसे रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। यहां आरोपी यानी अक्यूज्ड को साबित करना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया या मांगा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दहेज के मामले घर की चार दीवारी के अंदर होते हैं। वहां पीड़ित के लिए सबूत जुटाना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए कानून ने यह भार आरोपी पर डाल दिया। इसके बाद है सेक्शन 8B, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी DPO का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और इसका मुख्य कार्य इस कानून का पालन सुनिश्चित कराना और मामले में साक्ष्य यानी एविडेंस जुटाना होता है। अब आखिरी दो धाराएं सेक्शन 9 और 10 ये नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। सेक्शन 9 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेक्शन 10 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसे याद कैसे रखें? एक सिंपल ट्रिक है। अल्फाबेटिकली C फॉर सेंट्रल पहले आता है तो सेक्शन 9 सेंट्रल, S फॉर स्टेट बाद में आता है तो सेक्शन 10 स्टेट। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें। एक सवाल अक्सर आता है, गिफ्ट्स और डाउरी में क्या अंतर है? देखिए, बिना मांग के स्वेच्छा से दिए गए उपहार यानी गिफ्ट्स दहेज नहीं है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि इन उपहारों की एक सूची, एक लिस्ट बनाई गई हो। यह साफ करता है कि ये गिफ्ट्स हैं, दहेज नहीं। एक फेमस केस है हरविंदर सिंह VS गुरशरण कौर 1989। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दहेज की प्रत्येक मांग अपने आप में एक अपराध है। प्रत्येक मांग? हां, इसका मतलब समझो, अगर कोई आज दहेज मांगता है वो एक अपराध है। अगर वो एक हफ्ते बाद फिर मांगता है तो वो एक दूसरा नया अपराध है। ओह, तो हर बार एक नया केस बनेगा। बिल्कुल। इससे बार बार हो रही हरासमेंट को साबित करने में आसानी होती है। अब आते हैं कुछ आम गलतियों पर जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। पहली गलती, सोचना कि सिर्फ वधू पक्ष ही दोषी होता है। सत्य यह है कि वधू पक्ष द्वारा दहेज देना भी धारा 3 के तहत उतना ही बड़ा अपराध है। दूसरी गलती है स्त्री धन और दहेज को एक ही समझना। वो अलग है। बहुत अलग। स्त्री धन वो संपत्ति है जिस पर महिला का पूरा अधिकार होता है, जबकि दहेज एक मांग है और अवैध है। तीसरी गलती, 1959 और 1961 की तारीखों में कंफ्यूज होना। हमेशा याद रखें, 1959 में बिल आया था, 1961 में कानून बना। चलिए अब इस पूरे एक्ट का एक क्विक रिवीजन करते हैं। सेक 1 विस्तार पूरे भारत में JNK सहित। सेक 2 दहेज की परिभाषा। सेक 3 लेना देना अपराध कम से कम 5 साल जेल। सेक 4 मांगना अपराध 2 साल तक जेल। सेक 5 दहेज का करार शून्य यानी वॉइड। सेक 6 दहेज 3 माह में पत्नी को ट्रांसफर करना अनिवार्य। सेक 7 संज्ञान JMFC या MM कोर्ट लेगा। सेक 8 अपराध संज्ञेय और गैर जमानती। सेक 8A सबूत का भार आरोपी पर। सेक 8B DPO की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। सेक 9 नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास और सेक 10 नियम बनाने की शक्ति राज्य के पास। तो ये था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का संपूर्ण विश्लेषण। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट्स और उनकी बारीकियां क्लियर हो गई होंगी। ध्यान रखें कि यह कानून सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। अगली क्लास में हम एक नए एक्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।